सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने के बाद शांति आनी चाहिए थी, लेकिन वहां शुरू हुआ एक ऐसा खून खराबा जिसने पूरे मुल्क को खंडर बना दिया। अरब स्प्रिंग के बाद यमन में छिड़ी जंग, जिसमें हुकूमतें टूटी, गुट बने और विदेशी ताकतों ने उसे अपने प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना दिया। आज हम बताएंगे कैसे अली अब्दुल्ला साले के इस्तीफे के बाद यमन दुनिया के सबसे बड़े गृह युद्ध और मानवीय संकट में डूब गया। मैं हूं नवाज खान और अरब स्प्रिंग की चौथी किश्त के दूसरे पार्ट में आज हम आपको ले चलेंगे 2014 के बाद से 2025 के दरमियान होने वाली सिविल वॉर ऑफ यमन में। तो दोस्तों, बात शुरू होती है अली अब्दुल्ला साले, जो कि 1978 में सत्ता में आए थे। पहले वो नॉर्थ यमन के राष्ट्रपति थे। फिर 1990 में जब यमन एकीकृत हुआ तो वो पूरे यमन के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने 33 साल तक यमन पर राज किया और खुद को डांसिंग ऑन द हेड्स ऑफ स्नेक कहकर मशहूर किया। यानी उन्होंने ट्राइस मिलिट्री और राजनीतिक गुटों के बीच संतुलन बनाए रखा। लेकिन उनकी हुकूमत करप्शन, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्ट सैन्य सिस्टम से भरी हुई थी। 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर आई और यमन के लोग भी सड़कों पर उतर आए। लोग नारे लगा रहे थे, इरहाल सले, यानी साले इस्तीफा दो। राजधानी सना और ताइज जैसे शहरों में लाखों लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इससे जनता और गुस्से में आ गई और साले के खिलाफ माहौल और बिगड़ गया। इतनी बड़ी बगावत के बाद साले पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया। अमेरिका, सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जीसीसी इनिशिएटिव। इस प्लान के तहत साले को पद छोड़ना होगा। सत्ता उनके डिप्टी सीएम अब्दुर्रबू मंसूर हादी को दी जाएगी। साले और उनके परिवार को इम्यूनिटी मिलेगी, यानी उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। नवंबर 2011 में साले ने समझौते पर दस्तखत किए। फरवरी 2012 में आधिकारिक तौर पर चुनाव हुआ, जिसमें सिर्फ एक ही उम्मीदवार हादी खड़े हुए और वे राष्ट्रपति चुने गए। यमन की जनता को लगा कि अब नया दौर शुरू होगा। लेकिन यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हादी के पास ना तो साले जितना अनुभव था और ना ही ट्राइबल कनेक्शन। वे बहुत कमजोर और निर्णयहीन समझे जाने लगे। साले ने भले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके वफादार अभी भी आर्मी, सुरक्षा बलों और राजनीति में मजबूत थे। असल में साले पर्दे के पीछे से राजनीति को कंट्रोल कर रहे थे। बेरोजगारी, तेल गैस की कमी और महंगाई ने जनता का हाल बुरा कर दिया। इस पावर ट्रांजिशन का फायदा उठाकर अल कायदा इन अरबियन पेनिसुला यानी AQAP और बाद में आईसिस ने यमन में अपना प्रभाव बढ़ाया। उत्तरी यमन का शिया होती समूह भी इस पूरे सिस्टम से नाराज था। उन्हें लगा कि ट्रांजिशन में उनकी आवाज दबा दी गई है। साले के इस्तीफे को लोग नई सुबह समझ रहे थे, मगर असलियत ये थी कि यमन अब और बड़े तूफान की ओर बढ़ रहा था। कमजोर लीडर, टूटा हुआ सिस्टम और नाराज गुट सब मिलकर यमन को एक और खतरनाक दौर में धकेल रहे थे। हूती तहरीक, जिसे अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, उत्तरी यमन के सादा इलाके में शुरू हुई। ये ज़ैदी शिया मुसलमानों का एक ग्रुप था जो सदियों से यमन की तहजीब और सियासत का हिस्सा रहा है। लेकिन अरब स्प्रिंग और साले के इस्तीफे के बाद हूतियों को लगा कि उनकी पहचान, उनका मजहब और उनका हक दबा दिया गया है। जब अब्दुर्रबू मंसूर हादी सत्ता में आए तो वो एक कमजोर सिपह सलार साबित हुए। ना उनके पास कबीलों का सहारा था, ना ही फौज पर पूरा कंट्रोल। हूतियों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने नारे बुलंद किए, हम भ्रष्ट हुकूमत और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरब स्प्रिंग ने हूतियों को एक मौका दिया। साले की हुकूमत टूट चुकी थी, हादी सरकार कमजोर थी और जनता गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थी। ऐसे हालात में हूतियों का संदेश असरदार साबित हुआ। उन्होंने कहा, हम सिर्फ ज़ैदियों के लिए नहीं बल्कि तमाम यमनियों के लिए इंसाफ चाहते हैं। धीरे धीरे हूतियों को कबीलों और आम लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। दिलचस्प बात यह है कि अली अब्दुल्ला साले, जिन्होंने कभी हूतियों पर जंग छेड़ी थी, अब पर्दे के पीछे से उनके साथ खामोश रिश्ते बनाने लगे। वे साफ थी, दोनों का दुश्मन एक था, हादी और उसके सऊदी अरब वाले हिमायती। ये अजीब व गरीब गठबंधन हूतियों को और मजबूत बना गया। यमन की सरजमीन पर एक नई तहरीक उठ रही थी। वो तहरीक जो अपने आप को मजलूमों की आवाज कह रही थी, मगर असल में उनका मकसद था सत्ता पर कब्जा। हूतियों का ये उभार यमन की सियासत को ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन था। 2013 से 14 तक हूतियों की ताकत लगातार बढ़ रही थी।
वो पहले सादा और उत्तरी इलाके में मजबूत हुए, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें राजधानी सना पर टिकाई। हादी सरकार कमजोर थी और फौज के बहुत से हिस्से अब भी साले के वफादार थे। यानी जब हूतियों ने कदम बढ़ाया तो उन्हें बहुत ज्यादा रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। 2014 में ईंधन यानी फ्यूल सब्सिडी को लेकर जनता पहले ही गुस्से में थी। हूतियों ने इस गुस्से को भड़काया और कहा हादी सरकार अवाम को लूट रही है। उन्होंने भारी मार्च और धरने किए, यहाँ तक कि राजधानी की सड़कों पर हजारों हूती लड़ाके पहुंच गए। सितंबर 2014 में हूतियों ने सना पर सीधा हमला बोल दिया। चारों तरफ से उन्होंने शहर को घेर लिया। हादी सरकार ने फौज भेजी, लेकिन याद रखें दोस्तों, उस फौज का बड़ा हिस्सा अब भी साले के कंट्रोल में था। बहुत से सैनिकों ने लड़ाई ही नहीं की, बल्कि हूतियों को अंदर घुसने दिया। नतीजा, कुछ ही दिनों में राजधानी सना पर हूतियों का कब्जा हो गया। राजधानी गिरने के बाद हादी कैदी जैसा हो गए, उन्हें नजरबंदी में रखा गया। उनकी सरकार पंगु बन चुकी थी। हूतियों ने संसद पर दबाव डालकर नई हुकूमत बनाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात हाथ से निकले तो हादी भागकर एडन चले गए और खुद को वैध राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सना की गलियों में अब एक नई सल्तनत का ऐलान हो चुका था। जहां कभी हादी की हुकूमत थी, अब हूतियों के झंडे लहरा रहे थे। हुकूमत की इमारतें, फौज की छावनियां और राजधानी का दिल, सब कुछ अब अंसारुल्लाह के कब्जे में था। यमन अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ सना पर हूती, दूसरी तरफ एडन में भागी हुई हादी की हुकूमत। लेकिन ये तो बस आगाज था, असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाले थे सऊदी अरब और उसके हामियों का गठबंधन। अली अब्दुल्ला सालेह और हूतियों का रिश्ता हमेशा खून और दुश्मनी से भरा रहा था। 2004 से 2010 के बीच सालेह की सरकार ने हूतियों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी। हजारों लोग मारे गए। हूती लीडर हुसैन अल हूती भी इसी जंग में मारे गए। यानी दोनों के बीच खून का हिसाब था। लेकिन 2014 से 15 के हालात ने अजीब मोड़ ले लिया। हादी की हुकूमत दोनों के लिए खतरा थी। हूतियों के लिए क्योंकि हादी सऊदी और पश्चिमी देशों के नजदीक थे। साले के लिए क्योंकि हादी ने सत्ता में आते ही उन्हें और उनके परिवार को किनारे कर दिया था। इसलिए साले और हूतियों ने साझा दुश्मन के खिलाफ हाथ मिला लिया। साले के पास अब भी आर्मी, रिपब्लिक गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों पर गहरा असर था। उन्होंने अपने वफादार फौजी कमांडरों को कहा कि हूतियों का साथ दो। नतीजा, हूतियों की ताकत कई गुना बढ़ गई। राजधानी सना पर कब्जे के बाद ये गठबंधन और मजबूत हुआ। सियासत के मैदान में कभी कभी बड़े दुश्मन हालात से मजबूर होकर एक ही मेज पर बैठ जाते हैं। साले और हूतियों का ये इत्तेहाद भी कुछ ऐसा ही था। कल तक जो एक दूसरे का खून बहा रहे थे, आज एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मगर ये गठबंधन मोहब्बत से नहीं, बल्कि सत्ता की भूख से बना था। इंटरनेशनल लेवल पर सब हैरान रह गए, क्या साले सचमुच उन्हीं हूतियों का साथ दे रहे हैं जिनसे उन्होंने 6 जंगें लड़ी थी। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि अब हूती साले गठबंधन ही यमन की असली ताकत बन चुका था। ये गठबंधन इतना मजबूत हो गया कि सऊदी अरब और उसके साथी देशों ने भी डरकर सैन्य दखल अंदाजी का फैसला कर लिया। मगर जैसा कि सियासत की दुनिया में अक्सर होता है, ये गठबंधन भी हमेशा नहीं चलने वाला था। वक्त आने पर यही दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे और यही कहानी यमन को और गहरे खून खराबे में धकेल देगी। 2015 की शुरुआत तक हूती साले गठबंधन ने राजधानी सना और उत्तरी इलाके पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने अपनी नजर अब दक्षिण साउथ की तरफ डाली। मार्च 2015 में हूती लड़ाके एडन की तरफ बढ़ने लगे, वही शहर जहां राष्ट्रपति हादी भागकर अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालात साफ थे, अगर एडन भी गिर जाता तो हादी की वैध हुकूमत पूरी तरह खत्म हो जाती। सऊदी अरब को यह सबसे बड़ा खतरा महसूस हुआ। अगर हूती पूरे यमन पर कब्जा कर लेते तो इसका मतलब था ईरान की हुकूमत का सीधा असर सऊदी की सरहदों पर होता। हूती पहले ही ईरान समर्थित समझे जाते थे, इसलिए सऊदी अरब ने फैसला किया हम हूतियों को रोकेंगे और हादी की वैध हुकूमत को वापस लाएंगे। 25 मार्च 2015 को सऊदी अरब और उसके अरब साथियों ने मिलकर ऑपरेशन डिसीव स्टॉर्म भी शुरू किया। पहले ही रात सऊदी एयरफोर्स ने सना और कई हूती इलाकों पर भयानक हवाई हमले किए। उनका निशाना था हूती ठिकाने, आर्मी बैरक और मिसाइल स्टॉप काइप। लेकिन हकीकत ये थी कि इन बमबारी में नागरिक इलाके, स्कूल, अस्पताल और बाजार भी तबाह हो गए। रात का अंधेरा और आसमान से बरसते बम सऊदी गठबंधन का दावा था कि वो हूतियों को खत्म कर रहे हैं।
मगर सना की गलियों में गूंज रही थी मासूम बच्चों की चीखें। यमन अब सिर्फ एक गृह युद्ध नहीं रहा था, बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन चुका था, जहां एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ सऊदी अरब। इस गठबंधन में सिर्फ सऊदी अरब नहीं था, यूएई, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को और कई अरब देश शामिल हुए। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट किया, यानी ये जंग अब रीजनल और इंटरनेशनल हो चुकी थी। इस हस्तक्षेप का नतीजा ये हुआ कि हूतियों को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सका, लेकिन पूरा यमन आग और खून के दरिया में डूब गया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। यूएन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी संकट करार दिया। सऊदी दखल अंदाजी का मकसद था यमन को बचाना, मगर हकीकत ये थी कि इसने यमन की तबाही को और गहरा कर दिया। अब हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि जंग का असली शिकार सिर्फ अवाम थी। 2015 के बाद सऊदी गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच एक जंग लगातार बढ़ती रही, लेकिन असली नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा। बमबारी, भूख, बीमारियां और विस्थापन, हर तरफ तबाही तबाही थी। जंग की वजह से खास सप्लाई ठप हो गई। सऊदी गठबंधन ने यमन की समुद्री नाकाबंदी कर दी, जिससे अनाज और दवाइयां देश तक नहीं पहुंच पा रही थी। नतीजा, लाखों लोग भूख से तड़पने लगे। UNICEF के मुताबिक हर 10 में से 8 यमनी भूख या कुपोषण से जूझ रहे थे। जंग से तबाह स्वास्थ्य सिस्टम बीमारियों को रोक नहीं पाया। सबसे बड़ा हमला था हैज की बीमारी। यूएन ने कहा, यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हैजा की बीमारी है। लाखों लोग बीमार पड़े और हजारों लोगों ने जान गंवाई। इस जंग ने सबसे ज्यादा असर बच्चों पर छोड़ा। यूनिसेफ रिपोर्ट, हर 10 मिनट में एक यमनी बच्चा भूख या बीमार से मर रहा था। स्कूल बंद हो गए, लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। छोटे छोटे बच्चे हथियार उठाने पर मजबूर हुए, क्योंकि कई गुट उन्हें बाल सैनिक बता रहे थे। यमन की सरजमीन, जो कभी गड्ढे और तहसीब की सरजमीन थी, आज वहाँ भूख, बीमारी और खून का समुंदर बह रहा था। माँ अपने बच्चों को दूध की जगह पानी पिलाने पर मजबूर है। बार अपने लाडलों की लाशें कंधे पर उठाने पर मजबूर हैं। ये जंग किसी हुकूमत की नहीं, ये जंग इंसानियत की हार है। बमों से सिर्फ लड़ाके नहीं मरे, बल्कि शादी की दावतें, अस्पताल और स्कूल भी निशाने बने। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, वार क्राइम दोनों तरफ से हुए, यानी हूतियों ने भी बच्चों को ढाल बनाया और सऊदी गठबंधन ने भी बेगुनाहों को मारा। 2017 तक यूएन ने कहा, यमन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 2.4 करोड़ लोग मानवीय मदद पर निर्भर हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोज भूख से सोते हैं। गोलियों और बमों से खेलती इस जंग में सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका था, क्या कोई है जो यमन को इस खून और आंसुओं की बारिश से बचा सकेगा? 2011 में सत्ता छोड़ने के बाद भी अली अब्दुल्ला सालेह ने पर्दे के पीछे से साजिशें जारी रखी। वो कभी राष्ट्रपति हादी के खिलाफ हूतियों के साथ हो जाते, तो कभी अपने लिए सत्ता वापसी की कोशिश करते। 2015 से लेकर 2017 तक सालेह और हूती का गठबंधन बना रहा। दोनों का मकसद था सऊदी गठबंधन को चुनौती देना। मगर 2017 आते आते सालेह ने हूतियों से दूरी बनानी शुरू की। उसने सऊदी अरब, यूएई से गुप्त बातचीत शुरू की ताकि फिर से सत्ता हासिल की जा सके। सालेह का मानना था, अगर मैं सऊदी गठबंधन से समझौता कर लूं, तो मैं दोबारा यमन का हाकिम यानी रूलर बन सकता हूं। दिसंबर 2017 में सालेह ने एक बयान दिया, मैं हूतियों से रिश्ता तोड़ रहा हूं। अब मैं अपने देश को ईरानी असर से बचाने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करूंगा। ये बयान हूतियों के लिए खंजर साबित हुआ। हूती नेताओं ने इसे सालेह की गद्दारी करार दिया। कुछ ही दिनों में हूती मिलिशिया ने सालेह के घर सना को घेर लिया। 4 दिसंबर 2017 को सालेह भागने की कोशिश में पकड़ा गया। उसकी गाड़ी पर हमला हुआ और वो वहीं पर उसे गोलियों से भून दिया गया। सोशल मीडिया पर उसकी लाश की तस्वीरें वायरल हो गईं। जिस आदमी ने 33 साल तक यमन पर हुकूमत की, जो अपने आप को डांसिंग ऑफ द हेड ऑफ स्नेक कहता था, आखिरकार वो भी उन सांपों का शिकार बन गया जिसने उन्हें खुद पाला था। सालेह की मौत ने यमन की जंग को और खूनी और पेचीदा बना दिया। सालेह की मौत के बाद हूतियों ने सना और उत्तरी यमन पर पूरा कब्जा कर लिया। अब यमन 2 हिस्सों में बढ़ गया था। नॉर्थ हूती का कब्जा था, यानी जिस पर राजधानी थी, और साउथ जहाँ पर हादी गवर्नमेंट थी, उनका कब्जा था। ईरान ने हूतीस को सपोर्ट किया। सऊदी अरब और यूएई ने अपनी बमबारी और तेज कर दी। यूएन और दुनिया हैरान थी, क्या अब इस जंग का कोई हल बचा है?
साले की मौत ने एक बार फिर यमन की तकदीर बदल दी। अब ये जंग सिर्फ सत्ता की लड़ाई की नहीं, बल्कि ये बन चुकी थी प्रॉक्सी वॉर ऑफ जायंट्स, जहां हूती बनाम सऊदी और ईरान बनाम अमेरिका आमने सामने थे। साले की मौत के बाद यमन की जंग सीधी सादी सिविल वॉर नहीं रही। अब ये जंग बन गई थी प्रॉक्सी वॉर, यानी ऐसी लड़ाई जिसमें दो बड़ी ताकतें किसी और के जरिए आमने सामने हो। यमन में दो बड़े खिलाड़ी उतर चुके थे, एक तरफ सऊदी अरबिया और अमेरिका, तो दूसरी तरफ ईरान। सऊदी अरब हमेशा से यमन को अपना बैकयार्ड मानता था। रियाद को डर था कि अगर हूती ईरानी समर्थक ताकतवर हो गए तो ईरान का असर सीधे सऊदी बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। इसलिए 2015 से ही सऊदी अरब ने यमन पर भारी बमबारी यानी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। उसने अरब देशों का गठबंधन बनाया, यूएई, इजिप्ट, सूडान वगैरह, ताकि हूतीस को हराया जा सके। अमेरिका ने सऊदी को हथियार, खुफिया जानकारी और तकनीक दी। वाशिंगटन का मकसद था ईरान को यमन से दूर रखना। अमेरिका ने बार बार कहा हूतीस ईरान के प्रॉक्सी हैं, यानी अमेरिका ने यमन की जंग को अपने ईरान वर्सेस यूएसए कोल्ड वॉर का हिस्सा बना लिया। ईरान ने हूतीस को रॉकेट, ड्रोन और ट्रेनिंग देना शुरू किया। तेहरान का मकसद था अगर सऊदी अरब हमारे खिलाफ सीरिया और इराक में काम कर रहा है तो हम उसके दरवाजे पर जंग ले आए। हूतीस ने ईरानी टेक्नोलॉजी से ड्रोन और मिसाइलें बनाई और सऊदी के तेल के ठिकानों तक हमला किया। 2019 में अबकैक ऑयल फैसिलिटी पर हूती के हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब यमन सिर्फ यमनियों की जंग नहीं रही थी, ये बन चुकी थी बड़े बड़े शहरों की लड़ाई का मैदान। सऊदी और अमेरिका एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, और बेचारी यमनी अवाम बस गोलियों और बमों के बीच पिसते चले जा रहे थे। यूएन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा। 2 करोड़ से ज्यादा लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, कोई जगह महफूज नहीं रही। एक तरफ ताकतवर मुल्क अपने अपने झंडे लहरा रहे थे, दूसरी तरफ यमनी बच्चे रोटी और पानी के लिए तरस रहे थे। दोस्तों, यमन की ये जंग अब प्रॉक्सी वॉर ऑफ जायंट बन चुकी थी, जहां असली मकसद सत्ता या लोकतंत्र नहीं बल्कि ताकत और असर का था। मगर असली सवाल ये है, क्या इन ताकतवरों की लड़ाई में कभी यमन को सुकून मिलेगा या ये मुल्क हमेशा खंडर बना रहेगा? दोस्तों, यमन की खाना जंगी आज भी जारी है। न सिर्फ खाना जंगी बल्कि यमन ईरान का प्रॉक्सी वॉर के तहत इजराइल से आज भी जंग कर रहा है और लाल सागर को उसने कैप्चर कर रहा है और वहां से गुजरने वाले हर शिप को वो निशाना बनाता जा रहा है। दोस्तों, क्या यमन में कभी सुकून होगा? क्या ये सिविल वॉर खत्म होकर क्या मुस्तकबिल में कभी एक मजबूत यमन बन सकेगा? इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारी पिछली अरब स्प्रिंग की किस्तें नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।